Very good morning students. Today we are going to discuss another topic from chapter 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया यानी समकालीन दक्षिण एशिया, जिसमें हम दक्षिण एशिया के 7 प्रमुख देशों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं और उनके बीच में किस तरह के रिलेशन है हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पाकिस्तान के बारे में स्टडी किया है, पाकिस्तान में किस तरीके से मिलिट्री रूल को हमने देखा वहाँ पर, और डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेसी है उसमें एक अप एंड डाउन हमने वहाँ पर देखा है। तो ये टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हमारे अनदर नेबरिंग कंट्री है, हमारा एक नेपाल। आप सब जानते हैं हमारा जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल, जो एक तरह से हम कहें कि जो 3 साइड्स हैं वो इंडिया, जिससे इंडिया की बाउंड्री अटैच है। तो तीनों साइड से जो है इंडिया की बाउंड्री से अटैच जो हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेबरिंग कंट्री है नेपाल, जो कि एक हिंदू किंगडम माना जाता है। यानी वहाँ की जो अराउंड 81% पॉपुलेशन जो है वो हिंदू रिलीजन को मानने वाली है। उसके बाद यहाँ इस देश में किस तरह का सिस्टम रहा है स्टार्टिंग से, वो हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Nepal was a Hindu kingdom in the past and then a constitutional monarchy in the modern period for many years. नेपाल जो है वो एक हिंदू किंगडम के रूप में जाना जाता है। अगर हिस्ट्री में उसको देखें और आधुनिक टाइम में हम उसको देखते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखी जाती है वहाँ पर, यानी कि जो संवैधानिक राजतंत्र होता है वो वहाँ पर देखा गया है। थ्रू आउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड the common people of Nepal have wanted a more open and responsive system of government। और इस टाइम के बीच में स्टूडेंट क्या है, जो वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं यानी जो ऑर्डिनरी पर्सन है वहाँ के, और जो नेपाल है वांटेड अ मोर ओपन एंड, और नेपाल के जो कॉमन पीपल है वो क्या चाहते हैं, नेपाल में एक अच्छी गवर्नमेंट चाहते हैं, एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम चाहते हैं गवर्नमेंट का, यानी कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चाहते हैं। उसके बाद बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। लेकिन जो वहाँ का जो राजा है, क्योंकि वहाँ पर एक मोनार्की सिस्टम है जहाँ पर कोई किंग या क्वीन जो है वो रूल करता है, तो वहाँ का जो राजा है उसने आर्मी की हेल्प से अपनी पावर को पूरे तरीके से रिटेन किया हुआ है और गवर्नमेंट के ऊपर पूरे तरीके से उसका कंट्रोल है। एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। और वहाँ पर उसने क्या किया हुआ है कि डेमोक्रेसी के जो एक्सपेंशन को एक टाइम पे रोका हुआ था। तो इस तरीके से हमने देखा है कि स्टार्टिंग में नेपाल में किस तरह की गवर्नमेंट जो है बहुत लंबे टाइम तक रही है। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। देखिए अब 1990 में जो किंग है वहाँ के, उन्होंने कुछ हद तक जो डिमांड है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उनको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया है इन द वेक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी मूवमेंट चले हैं। तो 1990 में वहाँ पर जो किंग है उन्होंने कुछ एक जो रिफॉर्म्स होते हैं डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को लाने के लिए, उनके लिए अपनी जो एग्रीमेंट है उसको दिया है। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड अ शॉर्ट एंड ट्रबल्ड करियर। वहाँ पर जैसे ही कभी भी कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर इस्टेब्लिश भी हुई है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए इस्टेब्लिश हुई है और उसका करियर बहुत ही मुसीबतों से भरा हुआ रहा है। ड्यूरिंग द 90s के दशक में, यानी वहाँ पे क्या हुआ है, द माओइस्ट ऑफ नेपाल वर सक्सेसफुल। माओइस्ट वो होते हैं माओवादी, यानी एक विशेष विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति होते हैं ये, जो अपनी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए मूवमेंट करते हैं वहाँ पर। तो वो सक्सेस रहे हैं स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। अपने इन्फ्लुएंस को नेपाल के काफ़ी सारे हिस्सों में उन्होंने दिखाया है। दे बिलीव्ड इन आर्म्ड इंसरेक्शंस अगेंस्ट द मोनार्क। उन्होंने क्या किया है कि जो रूलिंग एलाइट है, यानी कि जो वहाँ का राजा है, जो मोनार्क है वहाँ का, या जो बहुत विशेष वर्ग होता है, जो एलाइट पर्सन होते हैं वहाँ के, उनके अगेंस्ट एक आर्म्ड इंसरेक्शन यानी कि एक रेवोल्यूशन किया है उनके अगेंस्ट। दिस लेड टू अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट गुरिल्लाज। इस वजह से वहाँ पर जो माओवादी व्यक्ति हैं उनके बीच में और जो वहाँ पर एलाइट पर्सन या मोनार्क हैं उनके बीच में गुरिल्ला वॉर हुआ है कई बार। फॉर सम टाइम देयर वॉज ए ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट। और इसके अलावा स्टूडेंट वहाँ पर कई बार एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट हुआ है। ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट होता है तीन जो एक ग्रुप होते हैं उनके बीच में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट होना, जैसे कि मोनार्किस्ट है वहाँ पे जो राजा है,
डेमोक्रेट्स हैं जो डेमोक्रेसी को चाहने वाले हैं, एंड द माओइस्ट जो माओवादी हैं, जो अलग विचारधारा को लिए हुए हैं। तो उनके बीच में एक डिफरेंट जो कंट्रोवर्सी की सिचुएशन वहाँ पे बनी रही है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब 2002 में वहाँ पर क्या होता है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि नेपाल में कभी भी जो डेमोक्रेसी है वो अब तक हमने देखा कि अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। अब 2002 में वहाँ पे क्या होता है, द किंग अबोलिश द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को वो अबोलिश कर देते हैं, किंग ख़त्म कर देते हैं, एंड डिसमिस द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर देते हैं, थस एंडिंग इवन द। इसलिए जो थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक वहाँ पर एफर्ट लगाए गए थे डेमोक्रेसी को लाने के लिए कुछ मूवमेंट्स के द्वारा, उनको भी पूरे तरीके से नेपाल में से ख़त्म कर दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है 2006 में, ये हम स्टडी कर रहे हैं 2002 का, कि 2002 में कुछ इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे हुई है। अब 2006 में वहाँ पे क्या होता है, देयर वर मैसिव कंट्री वॉइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, बहुत बड़े लेवल का वहाँ पर प्रजातंत्र के लिए प्रोटेस्ट, एक संघर्ष होता है। द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज अचीव्ड देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री when the king was forced to restore the House of Representatives that had been dissolved in April 2002। मैंने अभी बताया था आपको कि 2002 में वहाँ पे क्या हुआ था, जो पार्लियामेंट थी उसको डिज़ोल्व कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था, और जो गवर्नमेंट है उसको ख़त्म कर दिया गया था, जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी वहाँ पे थी। अब उसके लिए क्या हुआ वहाँ पे 2006 में एक कंट्री वाइड स्ट्रगल वहाँ पे हुआ, प्रोटेस्ट हुआ डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर करने के लिए। और जो स्ट्रगल थे वहाँ पर, यानी जो संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने अचीव किया एक विक्ट्री, छोटी सी विक्ट्री उन्होंने अचीव की, जिससे कि ये जो राजा थे वहाँ के वो मतलब एग्री हो गए कि दोबारा से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो पार्लियामेंट है, उसको दोबारा से वहाँ पर रिस्टोर किया गया, जिसको कि 2002 में डिसॉल्व कर दिया गया था। द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज लेड बाय, ये जो मूवमेंट हुआ है ये नॉन वायलेंट हुआ है, यानी अहिंसा, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई है, और इसमें 7 पार्टीज अलायंस मिली है, यानी 7 पार्टियों ने मिलकर, जिसको कि SPA कहा जाता है, 7 पार्टी अलायंस, यानी 7 पार्टियों का एक जो गठबंधन था उसने मिलकर इस मूवमेंट को सक्सेसफुली हैंडल किया। द माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, और इनके साथ साथ जो माओवादी थे और जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट को पूरे तरीके से सपोर्ट किया। ये 2006 की बात हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज़ नॉट कंप्लीट, लेकिन नेपाल में अभी भी जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो वर्क है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है इतने अच्छे तरीके से। एट द मोमेंट नेपाल इज़ अंडरगोइंग अ यूनिक मोमेंट इन इट्स हिस्ट्री बिकॉज इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन। अब एक अलग दौर से जो है नेपाल गुजर रहा है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने जा रहा है जो नेपाल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन राइट करेगी। अब बहुत सारा सेक्शन है जो नेपाल का, वो क्या चाहता है कि जो मतलब जो मोनार्की सिस्टम है वहाँ पे एटलीस्ट वो नोमिनियल मोनार्की वहाँ पे बनी रहे, मतलब वो अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े रहना चाहते हैं, जैसे कि नेपाल में हमेशा से ही एक मोनार्की सिस्टम बना रहा है, तो वो चाहते हैं कि जो मोनार्की सिस्टम है वो बना रहे यहाँ पर, फॉर नेपाल टू रिटेन इट्स लिंक विद द पास्ट, क्योंकि वो पास्ट से जुड़े रहना चाहते हैं। द मोइस्ट ग्रुप्स हैव एग्रीड टू सस्पेंड आर्म स्ट्रगल, जो माओवादी हैं उन्होंने जो आर्म स्ट्रगल यानी जो सशस्त्र विद्रोह वो करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए वो एग्री हो गए हैं वहाँ पर। दे वॉन्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल, लेकिन वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं जिसमें जो सोशल और इकोनॉमिक रीस्ट्रक्टिंग जो होता है, यानी दोबारा से उसको रीस्ट्रक्ट करना नेपाल को, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसमें एक रेडिकली उसमें एफर्ट चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से वो प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किए जाएं यहाँ पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है ज़्यादातर वो उससे इन्फ्लुएंस है, और वो सोशल स्ट्रक्चर है उसको सडनली जो है चेंज करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, इकोनॉमिक भी ग्रोथ को भी वो काफ़ी बढ़ाना चाहते हैं। और ऑल द पार्टीज़ इन SPA जो वहाँ पर 7 पार्टी अलायंस है वो इन सब प्रोग्राम से मतलब इस तरह की आइडियोलॉजी से ज़्यादा एग्री नहीं करता है, इसीलिए वहाँ हल्का फुल्का जो कन्फ्लिक्ट है वो आज भी बना हुआ है। जैसे कि आज वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी वहाँ पर गवर्नमेंट है, द माओइस्ट एंड सम अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स आर ऑल्सो डीपली सस्पिशियस ऑफ द इंडियन, और कुछ माओवादी और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप जो हैं वो आज भी मतलब इंडिया के इंटरफेयर को या इंडिया के नेपाल में रोल को फ्यूचर में बहुत ही शंका की दृष्टि से देखते हैं।
मतलब उनको इतना वो ज़्यादा उसको लेकर पॉजिटिव नहीं है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट को वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं अपने देश में। इसीलिए जो अगर रिसेंटली हम देखें तो नेपाल के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना का हो रहा है, क्योंकि चाइना में भी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और नेपाल में भी एक ऐसी पार्टी की गवर्नमेंट है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को से इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से आज इंडिया के साथ जो नेपाल के रिलेशन है वो भी जो काफ़ी टाइम से कभी उनमें इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, लेकिन कुछ हद तक थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल जो है होते जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ सुनी होंगी जिसमें चाइना जो है वो नेपाल को काफ़ी सपोर्ट दे रहा है और इस वजह से नेपाल जो है वो इंडिया के ऊपर कई बार कुछ जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स होते हैं उनको उसने मतलब वहाँ पर दिखाया है इंडिया के लिए। तो ये आज की रिसेंटली हमारी जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो नेपाल है उसमें जो सिचुएशन रही है हमेशा से ही डेमोक्रेसी के लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हमें नहीं दिखाई देती है और अभी वहाँ पर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को लाने में अभी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी वहाँ लोगों की सोच जो है इतनी डेवलप नहीं हो पाई है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। हमारा जो फोर्थ नेबरिंग कंट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये आप 10th में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ आपने पढ़ा है, वहाँ पर एक एथनिक कन्फ्लिक्ट रहा है, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और इस पे जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स, इसमें से जो भी पॉइंट आप जैसे ईयर वगैरह है या कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाएं ताकि आपके नोट्स जो है वो टाइमली प्रिपेयर होते रहें। थैंक यू सो मच।